तो 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो चुका है। नतीजा रहा 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 1 क्षेत्रीय पार्टी। यानी कि क्रिकेट की भाषा में कहें तो बीजेपी ने सत्ता के सेमीफाइनल को 2 के मुकाबले 3 राज्यों में सरकार बनाकर जीत ली। और ये जीत बीजेपी के 2024 में होने वाले सत्ता के फाइनल के लिए जोश भरने का काम कर सकती है। हालांकि 2003 और 2018 में जिन पार्टियों से सत्ता का सेमीफाइनल उन्होंने जीता, उसे सत्ता के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। मतलब 2003 में बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। फिर 2004 यानी कि ठीक उसके 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ठीक ऐसा ही हुआ 15 साल बाद यानी कि 2018 में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता हासिल की। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गई। लेकिन यहां एक अंतर है। पहला, 5 राज्यों के चुनाव में खासकर तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी को मोदी के चेहरे पर जीत मिली है, यानी कि प्रधानमंत्री का चेहरा अभी भी प्रभावी है। दूसरी बात, एक तरफ बीजेपी 3 राज्यों की जीत के बाद अगली रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी उस बाज की तरह है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित, जो किसी भी हाल में शिकार से ध्यान नहीं हटाता। दूसरी तरफ है इंडी गठबंधन, जो महज 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी की जगह आपसी आरोप प्रत्यारोप में लगी है। जाहिर है सामने एक ऐसी चुनावी मशीनरी है जो कि हर चुनाव में पूरी ताकत झोंक देती है। दूसरी तरफ वो सियासी दल जो पहले अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, फिर चुनावी। ऐसे में क्या होने वाला है, इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले कांग्रेस, अब सहयोगी दलों ने दिखाई आंख। सियासी लड़ाई से पहले इंडी गठबंधन में गांठ। 2024 के महारण में क्या होगी विपक्ष की रणनीति? महत्वाकांक्षा की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी विपक्ष की नीति। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के नतीजों के बाद 2024 के आम चुनाव की होने लगी है। सभी सियासी लोग अब 4 महीने बाद होने वाले सबसे बड़े चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। कांग्रेस भी ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन चाहने और करने में काफी फर्क होता है। वो फर्क 5 दिसंबर आते आते सामने भी आ गया। 3 दिसंबर को पूरे नतीजे आए नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने नतीजों का अनुमान लगा लिया था और उसे अचानक से इंडी गठबंधन की याद आई। अब जब याद आई तो बुलावे की शुरुआत भी हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के सभी नेताओं को आनन फानन में बुलावा भेजा कि आइए 6 दिसंबर को बैठते हैं और आम चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के बुलावे से क्या सभी विपक्षी दलों के नेता इकट्ठा हो जाते? आदर्श स्थिति तो यही होती कि वो आ जाते, बैठते और चुनाव की तैयारी के लिए मंथन भी करते। लेकिन सियासत में कोई आदर्श स्थिति होती ही नहीं है। कांग्रेस का बुलावा गया और पहले से तमतमाए विपक्षी नेताओं ने बुलावे को नकार दिया। वजह वो आप खुद सुन लीजिए। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। देखिए क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन हम तो पहले भी कहे हैं जो जैसा मेहनत करेगा वैसा परिणाम आएंगे। हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि जाए। देखिए सबको देश में बोलने की स्वतंत्रता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि किसी का मुंह बंद किया जा सके। ये तो जनता निर्णय करती है और जनता जो निर्णय करती है वो पूरा दुनिया देखती है।
ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन ने तो कैमरे के सामने आकर बैठक में न आने की गोलमोल वजह बता दी, लेकिन पर्दे के पीछे और भी लोग थे जो बैठक के लिए ना कह चुके थे। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से की गई फजीहत से नाराज थे, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य का हवाला दे दिया, लेकिन सियासत में जो बात कही जाती है और जो असलियत होती है उसमें भी बहुत फर्क होता है। नीतीश ने तो भरे मंच से पहले ही कांग्रेस पर विपक्षी एकता को लेकर उनके रवैये पर सवाल उठा दिया। लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। अखिलेश कमलनाथ के अखिलेश वखलेश वाले बयान से तो चिढ़े बैठे ही थे। उन्होंने तंज भरे लहजे में कह दिया कि 3 राज्यों में हार के बाद शायद विपक्षी एकता ज्यादा बेहतर तरीके से चले। हाल ही में जो परिणाम आए हैं उससे मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन से जनता को और उम्मीद बढ़ेगी कि वो गठबंधन और मजबूत कैसे हो। अखिलेश की बातों का साफ मतलब है कि अगर बीजेपी हारती और कांग्रेस जीतती तो कांग्रेस किसी भी पार्टी की नहीं सुनती, और इसलिए कांग्रेस की हार विपक्ष की अन्य पार्टियों के लिए आदर्श स्थिति है। अब ये वो गठबंधन है जो मिलकर बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को रोकने की जंग भी लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर दिल और दिमाग दोनों इन दलों का मिला होता तो कांग्रेस की हार इन सभी दलों को दुख देती। पर मामला यहाँ थोड़ा पेचीदा है। 3 राज्यों में बीजेपी से सीधे मुकाबले में कांग्रेस की हार ने उसे बैकफुट पर धकेल दिया। अब कम से कम नॉर्थ इंडिया के रीजनल शत्रप तो किसी भी हाल में कांग्रेस की शर्तें मानने वाले नहीं हैं। कांग्रेस को अब क्षेत्रीय नेताओं की शर्तों को मानना होगा या फिर अलग रास्ता अख्तियार करना होगा। अगर कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों की शर्तों को माना तो यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहां से लोकसभा की कुल 182 सीटें आती हैं, वहां कांग्रेस के हिस्से गिनती की कुछ सीटें ही आएंगी। साथ ही कांग्रेस को एमपी और राजस्थान में भी कुछ सीटें अन्य पार्टियों को देना होगा। यही हालात महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में भी कांग्रेस के सामने होंगे, क्योंकि यहाँ भी क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कांग्रेस से ज्यादा है। साथ ही हालात पंजाब और दिल्ली में भी कांग्रेस के लिए अनुकूल नहीं रहने वाले। यहाँ भी कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी है जो कि सत्ता में बैठी है। ऐसे में केजरीवाल भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 3 राज्यों की हार कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी बहुत भारी पड़ेगी, जिसकी एक झलक 6 दिसंबर की बैठक रद्द करने से दिख गया। दूसरी तरफ है बीजेपी, जो विधानसभा चुनावों से पहले ही लोकसभा की उन सीटों पर काम शुरू कर चुकी है जहां बीजेपी 2019 में दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर रही थी। इसके बाद बीजेपी की तैयारियों की एक और झलक शिवराज सिंह चौहान के बयान से दिखता है। मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी नेताओं के बयान सुनिए। मध्य प्रदेश में अभी नतीजे आए 48 घंटे ही बीते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता लोकसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट हारी थी, और इसलिए शिवराज सिंह चौहान चुनावी जीत के 72 घंटे बाद फिर से छिंदवाड़ा के लिए निकलेंगे, और तैयारी ये कि मध्य प्रदेश के 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीते। जबकि कांग्रेस क्या कर रही है? चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर रोना रो रही है। अपनी खामियों की पहचान कर उस पर काम करने के बजाय कांग्रेस के नेता हार की लीपापोती में लगे हैं, और यही वो वजह है जिसके कारण बीजेपी को चुनावी मशीनरी कहा जाता है। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन को बिना वक्त गवाए 2024 की तैयारियों में लगना चाहिए, क्योंकि वक्त हर दिन कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ तो सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में दिख रहे हैं। ना नेता तय हो पाया, ना नीयत बन पाई, ना ही कोई रणनीति। हाँ, तारीख जरूर मुकर्रर की जा रही है,
अब इंडी गठबंधन के बड़े नेता 17 दिसंबर को मिलेंगे। बैठक में ममता बनर्जी नहीं जा रही है। अरे हो गया 17 तारीख को हो गए। हाँ 17 के हो गए। 17 को सब लोग आ रहे हैं। उस बैठक में क्या कुछ तय होगा या अगली बैठक की तारीख तय होगी, ये तब पता चलेगा। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उससे एक बात तो तय लग रही है, वो ये कि तैयारियों के मामले में विपक्षी गठबंधन बीजेपी से पिछड़ती दिख रही है।